है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आइडेंटिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो क्वेश्चंस है ना, वो तो आपसे सॉल्व होने ही चाहिए। बाकी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उन क्वेश्चंस को अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी नहीं है। क्योंकि पिछले 1-2 सालों में अगर आप देखेंगे तो यही क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं। तो ये गलत नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से, और या तो 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12.4, ये सॉल्व्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार। कहा गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H8O, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगभग सेम है, तो या तो इसमें डबल बॉन्ड होगा या इसमें बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग इसलिए होगी क्योंकि 6 से ज्यादा कार्बन है, हो भी सकती है और नहीं भी। और ऐसा भी हो सकता है इसमें जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज इसमें जो है कंपेरेबल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कार्बन में जो है वो 6 से ज्यादा है। तो इसमें चांसेस है कि बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा ये कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें काफी सारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो वो तो हम बाद में देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, पर इस चीज का ध्यान रखना है कभी भी क्वेश्चन करते टाइम। क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के कंपेरेबल नहीं होते हैं। हाइड्रोजन काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर आप देखें, जैसे इथेन की बात कर लें, इसमें देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, कंपेरेबल नहीं है। वहीं पे अगर आप इथीन की बात करें, डबल बॉन्ड वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन क्या है, कम है फिर भी। और अगर वही ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लें, तो उसमें सिर्फ जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। तो ये चीज जो है ये ध्यान रखनी है ये क्वेश्चन करने से पहले। चलो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दिया हुआ है। ये जो है 2,4-DNP रिएजेंट के साथ ऑरेंज पीपीटी बनाता है and give yellow precipitate on heating with iodine in presence of sodium hydroxide। ये जो कंपाउंड है ये 2,4-DNP रिएजेंट के साथ ऑरेंज पीपीटी देता है और येलो पीपीटी बनाता है अगर आप इसे आयोडीन के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं, इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलन और फेलिंग्स रिएजेंट, ना ही ये टॉलन या फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है, ना ही ये ब्रोमीन वाटर या बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट जो है वो केमेनोफोर, एसिडिफाइड केमेनोफोर होता है, उसको बोला जाता है। तो ना ही ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करता है। केमेनोफोर जो होता है उसका कलर होता है पर्पल। और ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है कोऑर्डिनेशन में कि जो केमेनोफोर है भाई इसका कलर पर्पल क्यों है। आप खुद देखिए, इसमें मैंगनीज है। मैंगनीज एक क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, और इसमें डी डी ट्रांजिशन होती है। इसमें डी डी ट्रांजिशन क्यों होती है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूरा निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। तो इस वजह से ये पर्पल कलर का होता है। ये तो वैसे कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ। उसके बाद कह रहे हैं ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड। तो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन का मतलब है बहुत ज्यादा विग्रस कंडीशन चाहिए। क्रोमिक एसिड के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है बी, जिसका फॉर्मूला है C7H6O2। और यहां पे भी अगर आप देखेंगे वी हैव कंपेरेबल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और कार्बन 6 से ज्यादा है, तो चांसेस ये हैं कि बेंजीन रिंग इसमें प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं आइडेंटिफाई कंपाउंड ए एंड बी, और एक और दिया हुआ है एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व। मान लो ये क्वेश्चन यहां तक होता, रिएक्शन नहीं लिखने होते,
तो जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपने ए का सही स्ट्रक्चर लिख दिया, बी का लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर इसमें आ जाएगा रिएक्शन भी एक्सप्लेन कीजिए, तब रिएक्शन के मार्क्स होंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, पहले तो ये जो लैंग्वेज दे रखी है, आप इसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि ये बोल क्या रहा है। तो मैंने जो है इसका फ्लो चार्ट बनाया है, तो आप भी ऐसे ही बना लीजिए। जो आपका फेयर पेपर होता है ना, जैसे एग्जाम में आता है, तो वहां पे ये लिख लीजिए, सो दैट आपको क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े और क्वेश्चन में से जो कोई चीज है वो स्किप ना हो। और जो है एक चीज और बता रही हूँ, जब आप बीएससी या एमएससी वगैरह करेंगे, वहां पे ऑर्गेनिक में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक एक चीज बतानी पड़ती है, एक एक स्टेप बताना पड़ता है कि आपने कैसे सोचा इस ये कंपाउंड ये वाला है या इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई में ये फायदा है मार्किंग स्कीम में कि आपको, अगर आपको ज्यादा नहीं लिखना, हाँ, आपको लेकिन अपने दिमाग में पूरा एनालाइज़ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं लिखा है, पर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे सोचना है हमने। तो देखो, पहले तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन में दिया गया, मैंने वो लिख लिया है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे बहुत सिंपल होते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, तो दिया गया है कि एक कंपाउंड ए है, मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया। क्या बताया गया था, ये 2,4-DNP रिएजेंट के साथ ऑरेंज पीपीटी देता है और आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हीट करने पे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH येलो पीपीटी देता है। नेक्स्ट कह रहे हैं, ये ना टॉलेंस ना ही फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करता है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये ना ब्रोमीन वाटर ना बेयर्स रिएजेंट यानी कि KMnO4 उसको डीकलराइज करता है। तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन तभी होते हैं जब आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से थॉरली पढ़ लें। कोई अगर आपको ये कहे कि नहीं आप तो ऐसे ही कर लेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता दूं, तो वो गलत है। आप फिर वो ये होगा 1-2 क्वेश्चन कर पाएंगे, सारे नहीं कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने साथ-साथ में तैयारी कर रही होगी, उनको ये फ्लो चार्ट मेरा समझ में आ गया होगा और कई चीज़ें उनको समझ भी आ गई होंगी कि इसमें क्या कही गई हैं। अच्छा, एक और पॉइंट कहा गया था, कहा गया कि ए की जब आप ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। बाई चांस मान लो कोई बच्चा कहे मैम मुझे क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप फ्लो चार्ट में सिर्फ ऐसे ही लिख दीजिए। ये इसीलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मूला नहीं लिखा। बस इतना पता होना चाहिए कि क्रोमिक एसिड से जो ऑक्सीडेशन होती है वो ड्रास्टिक होती है। मतलब अगर आपके पास अल्कोहल या कीटोन या जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ड्रास्टिक, तो वो सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं फ्लो चार्ट में। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके फॉर्मूले को। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपेरेबल है और कार्बन भी 6 से ज्यादा है, तो इसमें चांसेस है या तो इसमें बेंजीन रिंग हो सकती है या इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, क्या कहा गया है कि ये ब्रोमीन वाटर के को डीकलराइज नहीं करता, ना ही ये बेयर रिएजेंट के साथ जो है रिएक्ट करता है, मतलब उसको भी डीकलराइज नहीं करता। तो आपको ये अल्कोहल चैप्टर में अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये कहा था कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, उनके डिस्टिंग्विश के लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर ब्रोमीन जो वाटर है वो डीकलराइज हो गया, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, इट डू नॉट, ना ही ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, ना ही ये बेयर रिएजेंट को डीकलराइज कर रहा है। तो आप क्या इन्फर करा इसने, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला बॉन्ड है। कंपाउंड है। हाँ, मतलब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर क्यों कार्बन और हाइड्रोजन की जो गिनती है वो लगभग बराबर है। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि इसमें पक्का बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, मतलब इसमें ये प्रेजेंट है। और बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। इसका मतलब 2 कार्बन, 6 ये हो गए, कितने कार्बन और बच गए, 2 कार्बन आपने इस बेंजीन रिंग पे कहीं ना कहीं अरेंज करने हैं। चलो ये समझ में आ गया हमें।
आगे देखते हैं, तो ये पॉइंट समझ आ गया। अब कह रहा है ये 2,4-DNP टेस्ट देता है। अब आप बताइए 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं? DNP टेस्ट एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, और 2,4-DNP टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ध्यान आया? सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, उसके साथ ऑरेंज येलो टाइप का पीपीटी देते हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, या तो ये जो कंपाउंड है, या ये जो है, इट मींस ये कंपाउंड या तो एल्डिहाइड हो सकता है, मतलब यहाँ पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो सकता है, या ये कोई आपका ये कंपाउंड कीटोन हो सकता है। इससे ये पता लगा। अब आप दोबारा इस फ्लो चार्ट पे जाइए, ये क्या लिखा है? ये ना टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ना फेलिंग के साथ। अब बताइए ये क्या हो सकता है? अब कीटोन। अब ये खुद सोचिए, ये कीटोन है, मतलब इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं, अब देखिए डिस्टिंग्विश टेस्ट यहां पे काम आ रहे हैं, जो हम कह रहे थे ना कहाँ काम आते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो यहाँ पे भी काम आते हैं। ये देखिए ये क्या देता है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको NaOI भी लिख सकती थी मैं। तो ये कह रहे हैं ये आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या दे रहा है? येलो पीपीटी। अब आप बताइए आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये कीटोन है, अब बताइए ये कौन सा कीटोन हो सकता है? एल्डिहाइड तो देखिए, अगर मान लो ये नहीं भी दिया गया होता ये वाला पोर्शन, तब भी इस टेस्ट से मुझे ये समझ में आ जाता कि ये एल्डिहाइड तो नहीं है, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए दुनिया में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, वो है इथेनॉल, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो यहां पे मान लो ये नहीं भी दिया होता टॉलरेंस रिएजेंट वाला, तब भी हमें पता लग ही जाता। ठीक है, और अब ये देखो क्या कह रहे हैं, ये येलो पीपीटी देता है, इसका मतलब ये कौन सा कीटोन होगा? मिथाइल कीटोन। और मिथाइल कीटोन किसको बोलते हैं? आप देखिए, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। बोलते हैं या नहीं बोलते? आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? मिथाइल कीटोन देता है, इसके अलावा कोई कीटोन नहीं देता। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला देखिए ए का, वैसे तो स्ट्रक्चर यहीं पे ही आ जाता है इसका ना ए का, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको अगला स्टेप नहीं भी अगर बताते ना, तब भी यहीं आ जाता है इसका। अब आप खुद सोचिए, 8 कार्बन है, 8 में से 2 कार्बन को की तो हमें जगह पता लग गई। अब आप बताइए कितने बाकी कार्बन बचे? 8 में से 2 चले गए, कितने बचे? 6। और आपको अभी मैंने बताया बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, मतलब ए का स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला। ठीक है, यस मैम। अब उससे अगला देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जो ए है, अगर आप इसकी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करें, तो ए तो वैसे मुझे समझ आ गया है ये क्या है, ये पता लग गया है। कुछ चीजें अगर नहीं भी दी गई होती ना तब भी, अब इसकी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करें, तो आपको पता है ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करने पे अल्कोहल भी, एल्डिहाइड भी और कीटोन तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस फर्क क्या होता है कि जो कीटोन होते हैं, कीटोन के केस में ये जो बॉन्ड है ये टूटता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसलिए जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें कम कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद पता है, अब इसमें CH3CO है, तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो भाई ये वाला जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये आपका जो बी कंपाउंड है वो ये बनेगा। और इसमें चेक कर लीजिए 7 कार्बन है, बेंजोइक एसिड में 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ पे, इधर तो है नहीं हाइड्रोजन है ना, और एक यहाँ पे है। तो कितने हो गए भाई आपके? 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। अब मान लो कोई बच्चा ये कहे कि नहीं मैम, ऐसा कंपाउंड अगर होता मान लो,
तो बेटा अगर इस तरह के कंपाउंड की अगर आप ऑक्सीडेशन करते ना, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता भाई। ये जो CHO ग्रुप है ये भी COOH बन जाता, और ये जो CH3 है ना ये भी COOH बनता। पर ये तो है ही नहीं, हमने पहले ही बता दिया कि ये बेंजेल्डी ये जो है आपका कीटोन नहीं है, ये बेंजेल्डिहाइड का कोई डेरिवेटिव नहीं है। ये सॉरी कीटोन कह रही हूँ, ये एल्डिहाइड नहीं है ना, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। तो ये सबको समझ में आ गया कि मैंने कैसे इस फ्लो चार्ट से पता लगा लिया स्ट्रक्चर। Yes, ma'am. ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन अगर यही खत्म हो जाता तो ए और बी का स्ट्रक्चर हम लिख देते। अच्छा, पेपर में भी आप क्या करें, फ्लो चार्ट बनाने के बाद ना, देखिए आपके कोई मार्क्स नहीं काटता अगर आप यहाँ पेंसिल से कुछ लिखें, क्योंकि क्या पेंसिल से मैं इसलिए लिखने को बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है कि हम बार बार कुछ सोचते हैं तो मिटाना पड़ता है। तो अगर आप पेन से लिखेंगे, मान लो ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पेन से लिखना चालू कर दिया, तो आपको ही समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है या क्या मिटाना है आपको। तो थोड़ा सा पेंसिल से अगर आप अपना जो भी माइंड में सोच रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं माइंड में, वो यहाँ लिख लीजिए। अच्छा बेटा, क्वेश्चन में कहा गया रिएक्शन भी एक्सप्लेन करो। अब आप कहेंगे कौन से रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं? बेटा ये तो होते नहीं है, इन दोनों को नहीं एक्सप्लेन करना, एक तो इसको एक्सप्लेन करना है और एक इसको और एक इसको। ये 3 रिएक्शन लिखने हैं हमने, ठीक है। जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो थोड़ी ना लिखने हैं। तो आप देखिए ए का 2,4-DNP, कई बच्चों से डीएनपी का स्ट्रक्चर नहीं बनता। बार बार बोल रही हूं, 2,4-DNP की फुल फॉर्म है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? यहाँ पे H की जगह पे फिनाइल रिंग आ गई। 2,4 ये पहली पोजीशन है, और ये दूसरी हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। तो 2,4 इधर भी NO2, ये जगह नहीं है तो इसलिए मेरे से बन नहीं पा रहा है, यहाँ NO2 है, ठीक है, इस साइड ये 4th पोजीशन पे। तो 2,4-DNP के साथ जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपको खुद पता है ना कि 2,4-DNP के साथ क्या बनता है। यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन के जो अमीन है, सॉरी अमीन कह रही हूँ, अमीनो एसिड, सॉरी अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये डबल बॉन्ड NZ आ जाएगा, Z कह लो या Z कह लो, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे तो बेटा मैंने वही बना दिया, अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ये जो है इसको जोड़ दिया इसके ये वाले नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा 2,4-DNP बन गया। क्योंकि इसमें ना बहुत बच्चे कह देते हैं ये हमें नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लॉजिकली याद करो तो याद हो जाएगा, रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। अच्छा, अगला रिएक्शन क्या कह रहे हैं? आयोडीन के साथ। आपको पता है आयोडोफॉर्म बनेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आयोडोफॉर्म बन जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। ये जो पूरा का पूरा है ये COO Na में चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आता है आपका एक और रिएक्शन, ए और बी का स्ट्रक्चर लिखना है। तो ए ऑक्सीडेशन करी हमने, उसका ये बेंजोइक एसिड बना दिया। इसमें नेमिंग नहीं बोली गई थी कि आप इसका नाम लिखिए, तो मैंने नाम नहीं लिखा जानबूझ के। अगर आपको नाम पता है कि ये बेंजोइक एसिड है तो आप इसका नाम लिख दीजिए कि भाई ये जो है ये बेंजोइक एसिड है ना। अब एक चीज और है, एंड में भी या शुरुआत में जब आप स्ट्रक्चर करते हैं, मान लो रिएक्शन आप कर रहे हैं, तो शुरू में भी इसके स्ट्रक्चर लिख दीजिए क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, कि भाई जो आपने ए का स्ट्रक्चर निकाला है वो ये है, जो बी का स्ट्रक्चर है इसके आगे लिख दो कि भाई ये ए है और ये आपका बी है। उसके बाद रिएक्शन लिखने स्टार्ट कर दो, ताकि कल को आपका कोई रिएक्शन अगर गलत भी हो जाए तो ए और बी का अगर स्ट्रक्चर बोला गया है तो उसके आपको अब मार्क्स मिल जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल पीछे दे रखे हैं वो एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा बोल रही हूँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। पुराने पेपर चाहे पिछले 5 सालों के या 10 सालों के उठा लो, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। इवन जो ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जो प्री बोर्ड का पेपर भी आता है उसमें भी ये पीछे के क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं
वो दिए गए होते हैं। तो इन क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे कह देते हैं कि मैम कौन से क्वेश्चन करें, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। प्रैक्टिस तो तब आप करो ना जब आपको एनसीईआरटी का, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तब करो जब आपको एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं 12th के, मैं 12th की एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, वो आपसे सॉल्व हो जाए। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको प्रैक्टिस आपकी अधूरी है। चाहे आप जितनी मर्जी एक्स्ट्रा बुक जो है रेफरेंस बुक यूज कर लें, एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके जो चांसेस जो है ना मार्क्स कटने के ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो काफी आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए 12.10, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए पहले, फिर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन को पहले तो ना लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल रखिए, अपनी भी, अपने आप को समझाने की भी। कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C9H10O। जैसे ही मैं इसका नाम ये फॉर्मूला लिखा, मेरे माइंड में एक बात आई। मैं पूछ रही हूँ क्या आपके भी माइंड में वही चीज आई? यस मैम। क्या आई? मैम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपेरेबल है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग भी बन सकती है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकती है, डबल और ट्रिपल। और दूसरी एक चीज और है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 6 से ज्यादा होने चाहिए। कभी ऐसा ना हो 6 से कम है और आप कह रहे बेंजीन रिंग है इसमें, तो 6 तो बेंजीन रिंग हो भी सकती है। चलो अभी हमें नहीं पता। कह रहे हैं ये कंपाउंड जो है ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है। फिर क्या कह रहे हैं? इट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, इट अंडरगो कैनिजरो रिएक्शन ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन। विग्रस ऑक्सीडेशन करने पे ये 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन बनाइए, पहली और दूसरी किसी भी पोजीशन को 1 मान लीजिए, तो मैंने इसको मान लिया 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनाते हैं। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहेंगे एक बुक में ना ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था, एक में ऐसे बना हुआ है। तो बेटा दोनों ही 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, दोनों ही 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, इससे कोई डिफरेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कंपाउंड। आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, तो पहले तो वही स्टेप, मैं इसका फ्लो चार्ट बना लूंगी। बनाया कि भाई ये जो कंपाउंड है C9H10O, ये 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है, ये टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है। इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करने पे मुझे ये कंपाउंड 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन में 6 कार्बन एटम, डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब 2 COH ग्रुप, मतलब टोटल कितने हो गए इसमें कार्बन? 6, 7, 8, 8 कार्बन है, बनाता है। अब ये कैनिजरो रिएक्शन भी इसमें होता है। तो जब आप एक एक करके फ्लो चार्ट को जैसे ही आप देखेंगे, पहला पॉइंट आएगा भाई ये 2,4-DNP टेस्ट देता है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ये आप पेंसिल से लिख लें कि भाई ये एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है। अब आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं ये टॉलेंस रिएजेंट को भी रिड्यूस करता है। तो अगर ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब ये एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन नहीं होगा। हाँ, ये एल्डिहाइड होगा। दूसरी चीज ये कह रहे हैं ये कैनिजरो रिएक्शन इसमें होता है। मैं ये इस वाले पॉइंट को अभी नहीं बता रही हूँ, पहले इसको बताऊंगी। कैनिजरो रिएक्शन उस, पहले समझ आ गया कि भाई ये एल्डिहाइड है, इसमें 9 कार्बन है, तो इसमें और विग्रस ऑक्सीडेशन पे ये इस तरह का कुछ एसिड बनाता है। इससे ये पता लगा कि इसमें बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट है ही। तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है? 6। 6 9 में से 6 गए, कितनों को हमने अरेंज करना है? 3 को। चलिए ये चलो समझ में आ गया। अब देखो जब 3 को अरेंज करना है, तो पहली बात ये कह रहे हैं कि ये विग्रस ऑक्सीडेशन पे, चलो मुझे पहले यही बताना पड़ जाएगा, विग्रस ऑक्सीडेशन पे ये इस तरह का कुछ एसिड बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो विग्रस ऑक्सीडेशन होती है ना, ये एल्डिहाइड, कीटोन्स या अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर देती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसके अलावा अगर बेंजीन रिंग पे R ग्रुप भी होता है ना, अल्काइल ग्रुप भी लगाओ, तो आपको ध्यान होगा मैंने कहा था
कि ये जो ग्रुप होता है ना, ये पूरा का पूरा, चाहे इसमें कितने भी कार्बन क्यों ना हो, तो ये पूरा का पूरा जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि इसमें जो बेंजीन रिंग है, इस पे जो सब्स्टिट्यूशन है, जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, जो भी कार्बन लगे होंगे, ये ऑर्थो पे लगे होंगे, मतलब एक इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है? यस मैम। यस कि मैम। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है कोई। अब चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो है ये कुछ ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि मुझे कितने अरेंज करने हैं कार्बन, 3, और ये यस मैम। कुछ ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है। अब देख लीजिएगा, दोनों की अगर आप विग्रस ऑक्सीडेशन करें, इस कंपाउंड को मैं 1 कह देती हूँ, इसको मैं इसको 1 कह देती हूँ, इसको 2 कह देती हूँ, है ना? आपके लिए आसान रहेगा। अब इन दोनों की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ये पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, मतलब अब क्वेश्चन ये आता है भाई ये 1 है कि 2 है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गई। तो बेटा एक अभी रिएक्शन रह गया जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है कैनिज़रो। ये कह रहे हैं कि इसमें कैनिज़रो रिएक्शन होता है। अब आप खुद सोचिए, कैनिज़रो रिएक्शन अगर बोला है तो कौन से एल्डिहाइड में होता है? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। हाँ, नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, अल्फा हाइड्रोजन इस वाले कंपाउंड के पास है, मतलब जिसमें नहीं होता। अब आप बताइए, ये जो 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इनमें से एक को मैं 1 बोल रही हूँ, तो इसको जो है 1 बोल देती हूँ, ये वाले को, इसको मैं 2 बोल देती हूँ। अब आप मुझे खुद बताइए कि 1 वाला कैनिज़रो देगा या 2 वाला देगा? 2 वाला देगा। 2 वाला देगा। मैं वो पिछली बार जो मैंने बनाया था ना, मैंने उसको इधर बनाया था, ये तो यहाँ बनाया था, है ना? तो अब मैंने वो बनाने टाइम में रिवर्स कर दिया गलती से। तो ये 2 वाला जो अभी ड्रॉ किया है ना, पहले मैंने ये जो 2 वाला कंपाउंड था ना, इसको इस साइड ड्रॉ कर दिया था ना, तो इसलिए वो कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास कैनिज़रो वो देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ होता है? कार्बन पे होता है। तो आप इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इस पे आप खुद चेक कर लीजिए, अगर आप इसकी बेंजीन रिंग को थोड़ा-सा ढंग से बनाएँ, डबल बॉन्ड भी दिखाएँ, तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड आ गया। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। अब इधर देखिए, ये है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? जो CHO या जो कीटोनिक ग्रुप होता है, उससे अगला कार्बन। तो इसके पास तो हाइड्रोजन है, मतलब ये कैनिज़रो नहीं देता। तो अब आप देख लीजिए, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, इसमें चेक कर लो, अब ये होगा कंपाउंड। अब आप पहले चेक करिए, कार्बन 9 है, यस मैम। हाइड्रोजन की गिनती कर लीजिए, 10 है, यस मैम। ऑक्सीजन भी 1 है। तो मतलब मुझे ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर है इसका बना दिया। मैंने देखो ये गलत स्ट्रक्चर बनाया गलती से, ये है ये स्ट्रक्चर, 6, 7, 8, 9 कार्बन, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक यस है? मैम। वो लिखने में जल्दबाजी कर दी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने गलती से CH3, तो ये CH2 CH3 है। ठीक है? अब इससे अगला देख लेते हैं। अब आप क्वेश्चन जो है ये 11 रीड कर लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है A, जिसका फॉर्मूला है C8H16O2। अब आप इसमें देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दे आर नॉट कंपेरेबल टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग डबल है, तो चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है, नील के बराबर लगा लीजिए कि यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, पर चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो ये जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है, मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई बच्चा ये मत समझे कि इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है तो ये एसिड ही होगा।
जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बी बनाता है और एक अल्कोहल बनाता है जिसको हमने सी से लिखा है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो सी अल्कोहल बनी, अगर इसकी आप ऑक्सीडेशन करें क्रोमिक एसिड से, और आपको पता होना चाहिए जो क्रोमिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सीधा अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है ये जो सी है, अगर इसकी आप डिहाइड्रेशन करें क्योंकि अल्कोहल है, तो ब्यूट वनीन बनता है। आपको सारे रिएक्शंस लिखने हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो मैंने पहला स्टेप आपको बताया था, आपने क्या लिखना है, आपने फ्लो चार्ट बना लेना है। तो फ्लो चार्ट में कह रहे हैं कि इस कंपाउंड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है प्लस अल्कोहल बनाता है, बी एंड सी बनाता है। और अगर आप इस सी की, ये जो सी है, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये कंपाउंड बनता है बी, यही वाला सेम। इसका चलो इससे आगे देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं ये जो कंपाउंड जो सी है, अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन करें, इसमें से पानी निकाल दें, तो हमें ब्यूट 1 मिलता है। तो अब आपको जब मैंने फ्लो चार्ट में लिख दिया, क्या आप किसी एक पॉइंट को गेस कर पा रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये एस्टेरिफिकेशन है। सॉरी, ये जो है एस्टेरिफिकेशन का उल्टा है। इसमें ये देखिए, अगर कोई कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, इसका मतलब ये क्या होगा? एस्टर होगा। मतलब ये कुछ इस तरह का कंपाउंड होने वाला है। ये सबको समझ में आया? यस मैम। क्योंकि अगर इस रिएक्शन को देखें, स्पोनिफिकेशन हो गया, ये वो जो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड एस्टर होने वाला है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये एस्टर बनेगा तो एक तरफ बनेगा COOH RCOH और दूसरी तरफ बनेगा R-OH। देखिए यहाँ पे आपको बहुत चीजें अपने माइंड में सोचनी है। अब आप देखिए इसमें कितने कार्बन है? 8। 8 है या नहीं है? अब इसका मतलब कुछ इधर कितने कार्बन है, इस साइड ये वाली जो मैंने मिटा दिया है, और इस साइड कितने हैं मुझे ये पता होने चाहिए। तो इसके लिए और कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ अल्कोहल की बताया हुआ है, ऑक्सीडेशन के बाद बी बनता है और ऊपर से अब अल्कोहल, इसका मतलब आगे देखते हैं। अब मुझे नहीं पता भाई, ये अल्कोहल जो है 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, 3 डिग्री भी हो सकती है। 1 डिग्री कहाँ, कोने पे हो सकता है। 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया भाई, ये इस तरह से हो सकती है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल होगी तो आपको पता है कीटोन बनेगा, और कीटोन से जो भी एसिड बनता है उसमें कार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं। चलो अभी मुझे नहीं पता, अभी मैं देख लेती हूँ। अब ये कह रहे हैं ये अल्कोहल की अगर आप डिहाइड्रेशन करें तो ब्यूट 1 बनता है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि अल्कोहल में कितने कार्बन है? 4। 4 ब्यूट बेटा, 4। ब्यूट मतलब तब आप खुद सोचिए, जब इसमें 4 कार्बन है तो टोटल 8 कार्बन है, तो इस एसिड में कितने कार्बन होंगे? इस इक्वेशन के हिसाब से 4 ही तो होंगे। यस मैम। और अब आप देखिए ये जो अल्कोहल है, ये 4 कार्बन वाला ही एसिड बना रही है, बी वाला। तो अब बताइए ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्यों? अगर 1 डिग्री होगा तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से सीधा एसिड बनेगा, उतने ही कार्बन रहेंगे। अगर कीटोन बनता, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन बनता, कीटोन में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई इसमें भी कार्बन उतने हैं और इसमें भी। और एक चीज और समझ में आई कि भाई ब्यूट 1 बनता है, इसका मतलब ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये, क्योंकि 1 डिग्री हो गई। दूसरी चीज, इसमें जो कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में अटैच्ड है, स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है, ब्रांचिंग नहीं है। ये भी चीज समझ में आई।
तो अब आप खुद सोचिए इस एसिड का इस एस्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा? भाई कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका। आप क्योंकि अल्कोहल एक साइड ही अल्कोहल होगी, हाइड्रोजन लगा दीजिए, मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाए, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तभी तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो एक तरफ एसिड और इस साइड क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है? यस मैम। अब आप देखिए, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड बन गया और इस साइड वाला यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन गलती से थोड़े से कम लिख दिए, एक और कार्बन था यहाँ पे। हाँ, यहाँ ठीक लिखा है। ठीक है, ये CH2 CH3 है। तो ये बनेगा। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। है ना? दोबारा देख लीजिएगा, ये कार्बन ना मैंने गलती से यहाँ पे ये एक CH2 एक CH3 भी है यहाँ पे। तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस साइड 4 कार्बन वाला एसिड बन रहा है, इस साइड 4 कार्बन वाला अल्कोहल। और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से पता लगा कि ब्यूटवनीन बन रहा है, इट मीन्स ये स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है अल्कोहल में। तो यहाँ पे उसके बाद रिएक्शन भी एक्सप्लेन करने थे, तो इसलिए मैं रिएक्शन भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप देखिए, इसकी जब ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिएक्शन लिखने हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। ये ब्यूटेन 1 ओल है, ये वाला C। तो इससे क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड बना। और आप खुद सोचिए ब्यूटेन 1 ऑल की अगर डिहाइड्रेशन करते हैं, एसिड के साथ इसको हीट करते हैं तो ब्यूट 1 इन बनता है। तो ये क्वेश्चन था। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम।